क्या 2026 की 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है और इतिहास के सबसे जरूरी अध्यायों में से एक को समझने का सबसे आसान तरीका खोज रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज एनसीईआरटी सुनो समझो पर हम सीधे उसी अध्याय के दिल में उतरने वाले हैं, भारत में राष्ट्रवाद। ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन भावनाओं, उन संघर्षों और उन विचारों की कहानी है जिन्होंने हमारे देश को, मतलब आज के भारत को आकार दिया। और हम खास तौर पर 1919 के बाद के उस दौर को देखेंगे जब आज़ादी की लड़ाई ने एक नया, बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। बिल्कुल। हम समझेंगे कि कैसे अलग-अलग समूहों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और ये बहुत जरूरी है कि उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था। एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स के अनुसार यह समझना 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। तो 1919 के बाद पहला विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ था। भारत का माहौल कैसा था? आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा था? असर बहुत बहुत गहरा था। देखिए, एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स भी बताते हैं कि युद्ध के कारण रक्षा खर्च में भारी इजाफा हुआ। जाहिर है। और इस खर्च को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। आम लोगों पर? हाँ, आम लोगों पर। कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, इनकम टैक्स शुरू किया गया और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि 1913 से 1918 के बीच, मतलब सिर्फ 5 सालों में, चीजों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। दोगुनी? आज के दौर में कुछ प्रतिशत महंगाई बढ़ती है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। उस समय तो लोगों की कमर ही टूट गई होगी। बिल्कुल टूट गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं था, गांवों से जबरन सेना में भर्ती की जा रही थी। अच्छा। जिससे लोगों में बहुत गुस्सा था। और इसी बीच मानो किस्मत भी खराब थी। 1918-19 और 1920-21 में फसलें खराब हो गईं और ऊपर से फ्लू की महामारी फैल गई। ओहो। 1921 की जनगणना के मुताबिक अकाल और महामारी के कारण आप अंदाजा लगाइए 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। 1 करोड़ से ज्यादा लोग? जी। ये तो कल्पना से भी परे है। जी। ऐसे निराशा के माहौल में एक नए नेता सामने आए, महात्मा गांधी। और उनके साथ आया एक नया विचार, एक नया हथियार, सत्याग्रह। हम सब ने ये शब्द सुना है, पर ये था क्या असल में? देखिए, सत्याग्रह का जो मूल विचार था वो सत्य की शक्ति पर आधारित था। मतलब अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आपको शारीरिक बल की, मतलब हिंसा की जरूरत ही नहीं है। आप अहिंसा के जरिए भी सामने वाले की अंतरात्मा को जगाकर सफल हो सकते हैं। गांधी जी ने इस तरीके का सफल प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। और फिर भारत में भी आजमाया। भारत आने के बाद 1917 में बिहार के चंपारण में, फिर 1917 में ही गुजरात के खेड़ा में और 1918 में अहमदाबाद में इसे आजमाया। तो इन शुरुआती सफलताओं के बाद गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी, मतलब पूरे देश में एक आंदोलन की योजना बनाई। इसका तात्कालिक कारण था 1919 का रॉलेट एक्ट। इस कानून में ऐसा क्या था जिस पर इतना गुस्सा भड़का? ये एक बहुत ही दमनकारी कानून था। इसे समझिए, इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने की खुली छूट दे दी थी। खुली छूट? हाँ। और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार दे दिया था। ये किसी भी नागरिक अधिकार का सीधा उल्लंघन था। और भारत के लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया होगा, है ना? बहुत जबरदस्त। रैलियां हुई, जुलूस निकले, हड़तालें होने लगीं। लेकिन अंग्रेजों की जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत क्रूर थी। और इसकी सबसे भयानक मिसाल हमें 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में देखने को मिली। बैसाखी का दिन। हाँ, बैसाखी का दिन। अमृतसर में बहुत से गांव वाले मेले में शामिल होने के लिए उस बाग में इकट्ठा हुए थे। मैदान चारों तरफ से बंद था और ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। और तभी जनरल डायर वहां पहुंचा। बिल्कुल। उसने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए और अपने सिपाहियों को भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। निहत्थी भीड़ पर? जी, निहत्थी भीड़ पर सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन सबसे डरावनी बात वो थी जो उसने बाद में कही। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो सत्याग्रहियों के मन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। नैतिक प्रभाव? आतंक फैलाकर? जी। जलियांवाला बाग ने पूरे देश को, मतलब, झकझोर कर रख दिया होगा। गांधी जी को भी महसूस हुआ होगा कि अब एक और भी बड़े आंदोलन की जरूरत है। हाँ,
और वो ये भी समझ गए थे कि ऐसा कोई भी बड़ा आंदोलन हिंदू मुसलमानों को एक साथ लाए बिना नहीं चल सकता। और यहीं पर खिलाफत का मुद्दा सामने आया। बिल्कुल, पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो चुकी थी और ये अफवाह थी कि तुर्की के सुल्तान जो पूरी इस्लामी दुनिया के खलीफा भी थे, उन पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। अच्छा। तो उनकी शक्तियों की रक्षा के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने इसे हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाने के एक बेहतरीन अवसर के रूप में देखा। और इसी पृष्ठभूमि में असहयोग का विचार जन्मा। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने एक बहुत सीधी लेकिन शक्तिशाली बात कही थी। हाँ, एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में भी इस पर खास जोर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। अच्छा। और इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ये विचारी मतलब अपने आप में एक आंदोलन बन गया। लोगों से सरकारी नौकरियां, स्कूल, अदालतें, विदेशी चीजें सबका बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। यही असहयोग था। तो असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या स्वराज का मतलब हर किसी के लिए, हर समूह के लिए एक ही था? बिल्कुल नहीं। और यही इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात है। हर समूह की अपनी आकांक्षाएं थीं, अपनी उम्मीदें थीं। जैसे शहरों में क्या हुआ? शहरों में मध्यम वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। और आर्थिक मोर्चे पर तो असर जबरदस्त था। बिल्कुल। एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में ये महत्वपूर्ण डेटा है कि 1921 से 1922 के बीच सिर्फ एक साल में विदेशी कपड़ों का आयात 102 करोड़ से घटकर सिर्फ 57 करोड़ रुपए रह गया था। एक मिनट, 102 करोड़ से 57 करोड़? ये तो लगभग आधा हो गया। जी, लगभग आधा। लेकिन ये आंदोलन शहरों में धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना वो बहुत धीमी थी। तो मजबूरन छात्र और शिक्षक वापस सरकारी स्कूलों में और वकील अदालतों में लौटने लगे। तो ये तो हुई शहरों की बात। और गांवों में क्या हो रहा था? वहां तो भारत की असली आत्मा बसती है। वहां कहानी और भी अलग थी। जैसे अवध में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसान वो तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ थे। अंग्रेजों के नहीं, उनका पहला दुश्मन वो जमींदार था जो उनसे भारी भरकम लगान वसूलता था, बिगाड़ करवाता था। उनके लिए स्वराज का मतलब था इस जुल्म से आजादी। और आदिवासियों का क्या? आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों के बारे में भी हमने पढ़ा है। हाँ, वहां अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आदिवासियों ने एक गुरिल्ला आंदोलन छेड़ दिया था। राजू गांधी जी से बहुत प्रेरित थे, खादी पहनते थे, पर उनका मानना था कि भारत को आजादी केवल बल प्रयोग से मिल सकती है, अहिंसा से नहीं। तो मतलब वो गांधी जी के विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनके लिए स्वराज का मतलब था जंगल पर अपना अधिकार वापस पाना, जहां अंग्रेजों ने उनके जाने पर पाबंदी लगा दी थी। और असम के बागान मजदूर, उनके लिए स्वराज क्या था? उनके लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों की चारदीवारी से आजाद होना जहां उन्हें लगभग कैद करके रखा गया था। कैद करके? हाँ, एक एक्ट के तहत वो बिना इजाजत बागान छोड़कर नहीं जा सकते थे। तो जब उन्होंने असहयोग के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि अब गांधी राज आ गया है और वो अपने गांव वापस जा सकते हैं। हजारों मजदूर बागान छोड़कर अपने घर चल दिए। लेकिन असहयोग आंदोलन तो जोरों पर था। फिर अचानक क्या हुआ? फरवरी 1922 में चौरी चौरा की वो हिंसक घटना और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। जी, और इस फैसले से कई नेता निराश भी हुए। इसके बाद भारतीय राजनीति में दो बड़ी घटनाएं हुईं जिसने माहौल फिर से गरमा दिया। क्या थी वो घटनाएं? पहली 1926 से आई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। इससे किसानों की हालत बहुत ही खराब हो गई। कृषि उत्पादों की कीमतें गिर गईं और लगान वही रहा। और दूसरी घटना थी 1928 में साइमन कमीशन का गठन। अच्छा, साइमन कमीशन। इसे भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, पर इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, है ना? एक भी नहीं। और यही सबसे बड़े अपमान की बात थी। मतलब आप भारतीयों के भविष्य का फैसला कर रहे हैं और उनसे ही कोई सलाह नहीं ले रहे। इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगे पूरे देश में। और इसी माहौल में, इसी नई ऊर्जा के साथ दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया गया। पूरी आजादी। जी, पूरी आजादी। और अब इस बड़े विचार को, इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक ठोस रूप देने के लिए गांधी जी को एक शक्तिशाली प्रतीक मिला। और वो प्रतीक था नमक।
नमक, एक ऐसी चीज जो अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान हर कोई इस्तेमाल करता था। नमक पर टैक्स और उसके उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। और यहीं से शुरू हुई प्रसिद्ध दांडी यात्रा। बिल्कुल। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 भरोसेमंद वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दूर दांडी तक की यात्रा शुरू की। 24 दिन तक? हाँ, 24 दिन तक। और 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी पहुंचकर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। यह कानून का सीधा उल्लंघन था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आंदोलन भी बहुत व्यापक था, लेकिन क्या इसमें सच में सभी सामाजिक समूह एक साथ थे या इस बार भी कुछ सीमाएं थीं? सीमाएं थी, और उन्हें समझना भी 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जैसे दलितों की हिस्सेदारी इस आंदोलन में काफी सीमित थी। वो क्यों? देखिए, एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग कर रहे थे। और गांधी जी इसके खिलाफ थे? बाद उनका काफी विवाद हुआ। गांधी जी का मानना था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। अंत में सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इसमें क्या तय हुआ? इसमें दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें तो मिली, लेकिन मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था। और मुस्लिम समुदाय का क्या रुख था इस बार? खिलाफत आंदोलन के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से कटा हुआ महसूस कर रहा था। ऐसा क्यों? उन्हें डर था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व में उनकी संस्कृति और पहचान खो जाएगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता बनाने की कोशिशें हुई, पर वो नाकाम रहीं। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर उनमें कोई खास उत्साह नहीं था। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कोई एक सीधी कहानी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये मुक्ति के एक साझा संघर्ष में एक साथ तो आ रहे थे, पर सबके अपने अपने मुद्दे थे, अपनी अपनी लड़ाई थी। बिल्कुल। और आज के लिए एक अंतिम विचार, ये समझना कि स्वराज के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने थे और आंदोलन के भीतर इतने मतभेद थे, ये हमें एक राष्ट्र के रूप में हमारी एकता की जटिलता के बारे में क्या सिखाता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। शायद ये हमें सिखाता है कि एकता का मतलब एकरूपता नहीं होता। एक राष्ट्र असल में अलग अलग आवाज़ों, अलग अलग पहचानों को एक साथ लेकर चलने की कला का ही दूसरा नाम है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इस पर सोचिएगा ज़रूर। 2026 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए और ऐसी ही गहरी समझ विकसित करने के लिए एनसीईआरटी सुनो समझो से जुड़े रहें। समापन संगीत।